नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज एजेंडा में बड़ा सवाल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले के बाद क्या सच में इस कानून पर नया अध्याय शुरू हो गया है या विवाद और गहराएगा। कोर्ट ने 3 बड़े ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है। सरकार कह रही है कि ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमें पूरे एक्ट पर स्टे चाहिए था। तो क्या यह फैसला धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाएगा या फिर राजनीति का मुद्दा रहेगा? विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की सर्वोच्च अदालत ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर अंतरिम फैसला सुनाते हुए कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल केवल 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी। इन याचिकाओं में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन ने दलीलें पेश की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। कोर्ट का यह अंतरिम आदेश वक्फ कानून के विवादित प्रावधानों पर रोक लगाता है और अंतिम सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश देता है। कोर्ट ने क्या कहा अंतरिम आदेश में, आइए जानते हैं। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम पर सीमा तय की। केंद्रीय बोर्ड में 20 में से 4 गैर मुस्लिम सदस्य रख सकते हैं। राज्य बोर्ड में 11 में से 3 गैर मुस्लिम सदस्य रख सकते हैं। राज्य बोर्ड में CEO जहां तक संभव हो मुस्लिम ही नियुक्त किया जाए। वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 वर्ष से मुसलमान होना जरूरी। कलेक्टर द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी तय करने वाले प्रावधान पर रोक लगाई। वक्फ के रजिस्ट्रेशन में अनिवार्य प्रावधान में दखल देने से इनकार। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत पे विचार करते हुए बहुत स्पष्ट आदेश दिया कि जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। दूसरा बात उन्होंने कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन का जो मुद्दा है उस पर भी कोई स्टे नहीं है, यानी कि जो वक्फ रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको रजिस्टर नहीं कराया जाएगा वो वक्फ प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने की बात कही है वक्फ बोर्ड में या अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसमें 3 की संख्या नॉन मुस्लिम्स की हो सकती है, उससे ज्यादा की संख्या नहीं हो सकती है। चौथी बात जो उन्होंने कहा है कि जो भी आप किसी को कहते हैं कि इनका वक्फ प्रॉपर्टी जायज नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है वक्फ एक्ट में इंक्लूडिंग अमेंडमेंट एक्ट, उसके हिसाब से ही आप उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो पावर न्यायपालिका को दिया गया है राइट डिसाइड करने के लिए, वो पावर एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है एक्सरसाइज। इसीलिए ट्राइब्यूनल को और हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है उसी पावर के आधार पर उसे किया जाएगा और रेवेन्यू अथॉरिटी के पावर को स्टे किया गया है। खाता न वही जो वक्फ कह दे वही सही। जिस जमीन पर हाथ रख दिया वक्फ में उसको सही मान लिया जाता था, लेकिन अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बैलेंस फैसला है और जो लोगों की मांग थी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर रोक लगनी चाहिए, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। 3 सदस्य रहेंगे, इससे कि कभी भी किसी भी धर्म के व्यक्ति का अभी तक जैसे भूमि पर जमीन हो जाती थी 10-10, 20-20 रुपए किराए जमीन के लिए जा रहे वक्त की, जबकि वक्त की जमीन दीनी प्रयोग के लिए थी, लेकिन उसका कोई प्रयोग दीनी नहीं होता, व्यक्तिगत प्रयोग होता था। अब वक्त की जमीन का भी चाहे IIT कॉलेज बनना हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनना हो, चाहे अस्पताल बनना हो, सार्वजनिक रूप से होगा और वक्त की जमीन का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होगा। और यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की सरकार की कल्पना थी। सड़क से संसद तक वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो ये तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा।
क्योंकि पार्टी ने भी जो है पिटीशन दिया है, तो अभी जो भी न्यायालय का जो फैसला है हम लोग स्वागत करते हैं। विवादित सबसे डसीले जो प्रावधान थे उस पर रोक लग गई है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये उन सब लोगों की विजय है जिन्होंने इसके लिए लड़ाई करी और जो इस देश के अल्पसंख्यकों के हकों के साथ जो और उनके हुकूक के साथ जिस तरह रौंदा जा रहा है उसके खिलाफ बोलते हैं, उनकी विजय। और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। उधर सरकार ने कहा कि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करती है। जिन राजनीतिक दलों ने विधेयक को लेकर हंगामा किया, वे देश की व्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का संसद का इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। और दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है। अब कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है, पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं, ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय जो निर्णय देता है हम उसको लागू कराते हैं। उधर मुस्लिम पक्ष ने अंतरिम आदेश का वेलकम तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी डिमांड पूरे एक पर स्टे की थी, जो पूरी नहीं हुई है। इसमें जो हम लोगों की डिमांड थी तो कि कंप्लीट एक्ट पर स्टे हो, वो नहीं डिमांड फुलफिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी रिलीफ कोर्ट ने दी है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ थी। भारत सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गठन हुआ है, उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करने के प्रयास किए हैं। और जो एक पुरानी परंपराएं चली आ रही थी या पुराने मसले जो पेंडिंग थे, जिसको लोग हाथ लगाते हुए भी डरते थे कि नहीं वोट की पॉलिटिक्स की तहत कहीं इसको छेड़ेंगे तो कोई हमारे वोटों पर फर्क ना पड़ जाए, मोदी जी ने बिल्कुल खुले दिल से तमाम पुरानी बुराइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले के बाद वक्फ कानून पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। कोर्ट ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाकर जहां संवैधानिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, वहीं सरकार के लिए ये संकेत भी है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े कानूनों पर अधिक संवेदनशीलता के साथ कदम बढ़ाने होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखकर संशोधन विधेयक में बदलाव करेगी या फिर एक बार फिर से नया बिल लाकर इसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश होगी। और सबसे अहम, क्या इस विवाद के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और संतुलन आ पाएगा? आने वाले दिनों में अदालत की अंतिम सुनवाई और सरकार का अगला कदम ये तय करेगा कि ये कानून धार्मिक समुदायों के बीच भरोसे की खाई को पाट पाएगा या और चौड़ी कर देगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो वक्फ बोर्ड को लेकर और संशोधन को लेकर जो चीजें चली आ रही थी, उसके बाद एक जो अंतरिम आदेश आया है, इसे समझने की जरूरत है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऐसे जिस पर बहुत क्लियरिटी से बात को रखा गया है। अब इसमें आने वाले समय में किस तरीके से इसको लिया जाए, कितने डेवलपमेंट हो सकते हैं, जो क्राइटेरिया तय किया गया है या जो आदेश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या किसी की कोई आपत्ति और हो सकती है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है उनके लिए ये राहत भरा भी हो सकता है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जो संशोधन था
जो सारी चीजें आई थी और जो उसकी वैधता की बात हो रही थी और जो क्राइटेरिया अब तय किया गया है, इसको आगे कैसे प्रॉपर तरीके से सफल भी बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर पक्ष का इसमें एक सहमति होना या वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ये थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सोमवीर सांगवान। सोमवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं समी आगाई। समी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक जकिया खान हमारे साथ जुड़ी हैं। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वीएचपी मध्य भारत से प्रांत सह मंत्री हैं जितेंद्र सिंह चौहान। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ तनुज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। हाँ। तनुज जी, ये वक्फ कानून पर जो पूरा एक मामला जब आया, उसके बाद संशोधन की चीज हुई और अब जो एक अंतरिम आदेश जैसी बात की जा रही है, जिन पॉइंट्स को शामिल किया गया है, असल में एक तरह से देखा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लिए राहत भरा भी है, लेकिन जो एक 3 प्रावधानों पर इसमें रोक लगाई गई है, बाकी सारी चीजों को रिलीज किया गया है। तो ये जो डिसीजन है, इसको किस तरीके से लिया जाए? मतलब क्या बैलेंस करने की कोशिश की है या वाकई एक उस पक्ष को फायदा है? आगे क्या, मतलब इसको समझना पड़ेगा। देखिए, जो प्रीवियस में जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो पारित हुआ, पहले लोकसभा में, फिर जेपीसी में, फिर उसके ऊपर आपत्ति लगाई गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 दिन लगातार जो है मई में हियरिंग हुई और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद इसकी सुनवाई करी। आज जो फैसला उन्होंने रिजर्व रखा था और उस फैसले को जब आज सुनाया, तो ये निश्चित रूप से वो फैसला उस एक्ट को और अच्छे से ताकत देता है, दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए। अगर इस एक्ट की हम महत्वपूर्ण बातों की बिंदुओं के ऊपर बातें करते हैं, तो आर्टिकल 374 जो कि राजस्व बोर्ड से जुड़ा हुआ है और जिसके अंदर हम सेक्शन 3 और 4 की अगर हम चर्चा करते हैं, खास करके 3R के बारे में अगर चर्चा करते हैं, तो जिले का मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास में पहले जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें राइट्स दिए गए थे कि सारे जो अंतिम निर्णय होगा वक्फ बोर्ड संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उसके निराकरणों का जो अंतिम निर्णय होगा वो कलेक्टर का होगा। लेकिन क्योंकि इस देश में न्याय प्रणाली, कोर्ट भी मजबूत है, न्याय प्रणाली भी मजबूत है, कानून सशक्त है और एक अच्छे अमेंडमेंट के साथ में अच्छा परिचय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक प्रिविलेज दिया है कि उसकी सुनवाई अब सिर्फ कलेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी। ऐसी कोई भी सुनवाई होती तो उसके लिए वक्फ मुस्लिम बोर्ड का जो अपना ये ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल, और साथ ही साथ अगर आप ट्रिब्यूनल से संतुष्ट नहीं है तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 83 सब क्लॉज 9 के अंदर आप इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट में आपको जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी याचिका लगा के सुनवाई कर सकते हैं। तो अब एक फुल प्रिविलेज पूर्ण रूप से मिला है। साथ ही साथ एक जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें संशोधन किया है वो ये भी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कि जो 11 सदस्य होंगे वक्फ के अंदर, उस 11 सदस्यों में केवल 3 ही सदस्य मैक्सिमम गैर मुस्लिम हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 5, 7, 8 किसी भी आंकड़ों को लेकर के गैर मुस्लिम इसमें सदस्य रख रहे हैं। केवल 3 सदस्य इसमें गैर मुस्लिम होंगे और साथ ही साथ जो सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस वक्फ का होगा वो निश्चित रूप से केवल मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम समाज का ही व्यक्ति इसमें हो सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, जिसके अंदर आज जो काफी सारी चर्चाएं हुई है। इसके अलावा एक जो अधिनियम में और भी महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप 5 साल तक इस्लाम के अनुयायी हैं तो ही वक्फ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आज एक रोकथाम लगाई है इस संदर्भ में, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देशित किया है कि कोई गाइडलाइन बनाइए। जब तक कोई गाइडलाइन नहीं बनेगी तो कैसे डिसाइडेड होगा कि वो वक्फ के लिए जो है उस अनुयायी है या नहीं है, वो किस तरीके से प्रमाणित होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वापस आऊंगी मैं। अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, अजय जी अब हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सोमवीर जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी राखी जी। हाँ सोमवीर जी, ये वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी एक अंतरिम आदेश है या जिन चीजों को शामिल किया गया है, जो प्रावधान है जिनमें 3 पर रोक लगाई गई है, बहुत सारी चीजों को तनुज जी ने बहुत क्लियरिटी से रखा है। कितना सफल होगा, कितना सही और सटीक है, और इसे आने वाले समय में कैसे देखें? और ये बात मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि सब लोगों की राय इस पर आज बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कानून को लेकर, फिर इसमें संशोधन को लेकर जब भी ये चीजें आ रही थी तब भी बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि ये ठीक नहीं है, इस तरह से बंदिशें ठीक नहीं होंगी। तो आज भी उन चीजों में बहुत सारी चीजों को रखा गया है। जी देखिए राखी जी, आज वक्फ बोर्ड से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम निर्णय आया है उसकी हमें खुशी है, लेकिन अगर ये अंतिम होता तो हम सोचते कि फैसला आया है लेकिन इंसाफ भी हो जाता साथ साथ। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि समय के साथ इंसाफ जरूर होगा, और जो अंतरिम आदेश आया है उसी के बिना पर कानून सम्मत ही अंतिम आदेश आएगा। राखी जी, सबसे पहले इन्होंने मुसलमान भाइयों की धार्मिक आजादी को छीनने के लिए इसमें 3 क्लोज डाले थे कि वक्फ बाय यूजर है उसको मतलब कि रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस इनके अकॉर्डिंग कलेक्टर यह तय करता कि प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। तो कलेक्टर राज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लेते हुए आज इस पर रोक लगाने का काम किया है। दूसरा, इन्होंने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है कि बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम समुदाय से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया था कि जो स्टेट का वक्फ बोर्ड है उसमें से 11 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, और जो मतलब सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें से 22 में से 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। आप मुझे दुनिया में या फिर अपने देश में कोई अपना एक ऐसा हिंदू बोर्ड बता दीजिए जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक हो सकते हैं। चाहे वो तिरुपति बालाजी का बोर्ड ले लीजिए, वैष्णो देवी मंदिर का बोर्ड ले लीजिए। हालांकि वैष्णो देवी मंदिर तो जम्मू कश्मीर में है, मुस्लिम बहुल्य वो राज्य है, लेकिन क्या उस राज्य में भी मुसलमान बहुतायत नहीं हो सकता? लेकिन इन्होंने ये क्लोज लाकर जिस तरह से मुसलमान भाइयों को रोंदने का प्रयास किया, इसका सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। और एक आप मुझे बताइए राखी जी, 5 साल से मुस्लिम होने वाला जो क्लोज था कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ये किस आधार पर तय करेंगे भाई आप? मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं सुना आज तक। आप हिंदू हैं, आप कैसे तय करेंगे कि आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं? कि आप मंदिर जाती हैं, भाई कोई तो मानक होगा उसका कि आप मंदिर जाती हैं, व्रत रखती हैं, क्या करती हैं क्या नहीं, क्या मानक है कि जिससे मान लिया जाए कि आप 5 साल से प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं? तो ये मतलब कि जिस तरह से एक भेदभाव वाला निर्णय था, और ये सारे के सारे जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव आज माने हैं और इन मतलब कि निर्णयों पर रोक लगाया है, ये सारे के सारे जो सुझाव थे, ये जो जेपीसी कमेटी बनी थी इसमें विपक्ष के सांसदों ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने, और इंडिया गठबंधन से हटके असदुद्दीन ओवैसी जी हो चाहे कोई भी हो, उन लोगों ने ये सारे सुझाव दिए थे। जगदम्बिका पाल जी जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इन डिसेंट नोट्स को फाड़कर इस पर अपनी चलाई और अपना एक डंडा चलाते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पास करने का काम किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो इंडिया गठबंधन के डिसेंट नोट्स में जो सुझाव थे, उन्हीं के तर्ज पर वो जो सुझाव थे ठीक वैसा ही फैसला आया है। हमें खुशी है, अंतरिम आदेश आज आ गया है, अंतिम आदेश भी इसी के बिना पर आएगा और सुप्रीम कोर्ट कानून सम्मत इसमें फैसला लेगा। हालांकि वक्फ बोर्ड में देखिए कुछ एक चीजें हैं जिसमें हम भी बेहतरी चाहते हैं। हाल भ्रष्टाचार ले लीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार आज देश की किस संस्था में नहीं है? आप उसके लिए सिर्फ एक मुसलमानों को क्यों टारगेट करने हैं? एक तिरुपति बालाजी में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? कुछ दिन पहले वो चर्बी वाले लड्डू का प्रसाद बांटा गया था, क्या वो भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं था? तो भ्रष्टाचार आज किस संस्था में नहीं है, लेकिन आप चुनकर मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा मुसलमानों के हित की होती तो पूरा देश उनके साथ खड़ा होता और आज सुप्रीम कोर्ट भी उनके निर्णय को आज मतलब थपथपा रहा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हक को छीनकर उन पर एक कलेक्टर राज और ये सब चीजें थोपना चाहती थी। मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि एक ऐसा स्वागत योग्य निर्णय दिया है और पूरा देश उनका धन्यवादी है। बिल्कुल, चलिए मैं वापस आऊंगी। समी जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। समी अगाई जी क्या कहेंगे आज, क्योंकि कानून पर मुहर तो है लेकिन प्रावधानों पर 3 प्रावधान ऐसे हैं जिन पर रोक है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बहुत समय से ये चीजें चली आ रही हैं। आज क्योंकि कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिसका वेलकम किया जा रहा है। असल में आप बहुत बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर भी हैं और बहुत अच्छे से वक्फ को समझते देखते आ रहे होंगे। जो प्रावधान, जो चीजें, जो क्राइटेरिया आज रखा गया है, उसे कैसे देखते हैं? हेलो, हाँ समी अगाई जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? हाँ प्लीज, मेरा प्रश्न सुनाओ तो प्लीज आंसर कीजिएगा। नहीं, सबसे पहले तो
मेरा आपको नमस्कार और पैनल में जितने भी साथी बैठे हुए उनको मेरा सबको नमस्कार। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो अपना एक अंतरिम आदेश पारित किया गया है वो स्वागत योग्य है। और जिस प्रकार से वक्फ संशोधन अधिनियम भाजपा सरकार लेकर आई थी और जो उसकी मंशा थी आज उसके ऊपर करारा झटका है, कठोरा घात मतलब हुआ है। क्योंकि जो सरकार की मंशा थी कि वो वक्फ संपत्तियों पर एक अधिकार करके मुस्लिम समाज को धार्मिक आजादी को छीनने का जो प्रयास था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने का काम किया है। जिस प्रकार से वक्फ वाई यूजर की जो व्यवस्था वक्फ अमेंडमेंट बिल में लाई गई थी भाजपा की सरकार द्वारा, आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः जो है पाबंदी लगा दी। क्योंकि इसके माध्यम से जिलाधिकारी को जो अधिकार दिए गए थे वो आज अधिकार उनको जो है रोक दिया गया है। और इसी प्रकार जो बोर्ड के मेंबरों का मामला है, क्योंकि मुस्लिम संस्था है और मुस्लिमों से जुड़ी संस्था है और जो भाजपा द्वारा जो कहा गया था कि वही लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए वक्फ की जो जमीन है उस पर हम जो है काम करेंगे। लेकिन वक्फ वाई यूजर में जब ये तय होगा कि ये जमीन वक्फ की है और उस पर क्या लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए मुस्लिम समाज की व्यवस्था हो सकती है उस पर काम होगा। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम मेंबरों की बात है तो आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबरों के लिए स्टेट में और 4 मेंबरों के लिए सेंट्रल में व्यवस्था की है। हम पूरी उम्मीद कर रहे थे कि ये पूर्णतः जो है संशोधन विधेयक पर जो है स्टे होता, जिसके माध्यम से जो भाजपा चाहती थी वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी राहत की सांस है सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने मुस्लिम समाज की भावनाओं को केंद्र में ध्यान में रखते हुए अपने आदेश को पारित किया। साथ ही साथ 5 साल जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात है, अब यह अधिकार किसने दे दिया सरकार को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाला हो, कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है। जो सिख है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 3 जो क्लोज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आधार मानकर उन पर अंतरिम आदेश दिया है और उस पर रोक लगाई है। साथ ही अभी तनुज जी एक बात कह रहे थे धारा 374(3) की कि जो मतलब जो अधिकार जो है जिलाधिकारी को दे दिया गया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया कि ये न्यायोचित नहीं है और मुस्लिमों की भावनाओं के खिलाफ है। हम आज के इस अवसर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय जो है ऐसा न्यायालय है जहां सारी व्यवस्थाओं का अंतिम निर्णय होता है, तो हम जो उम्मीद करते हैं कि जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाएगा उसमें हमारी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि हमारी न्याय व्यवस्था में जो निर्णय आते हैं उसमें हमारा ध्यान कहाँ रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उन सारी भावनाओं को ध्यान में केंद्रित रखते हुए अपना यह निर्णय दिया, जिसका स्वागत मुस्लिम समाज कर रहा है और उम्मीद करता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि अंतिम जब वो निर्णय आएगा तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय पारित करने का काम करेगा। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जकिया जी, आपकी क्या राय है? जो भी आया, जो पहले था फिर संशोधित हुआ, अभी भी जो चीजें हैं, देखिए कानून पर कहीं कोई परेशानी नहीं है, कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई। एक तरह से वेलकम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिछली जो चीजें आई थी उससे कंपेयर करें तो जिसका जो अधिकार है वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखकर बिल्कुल सामने रखा है। लेकिन अब क्योंकि पिछली बार जो संशोधन करके चीजें आई थी तो इसलिए सरकार पर सवाल जा रहे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो कितना पॉजिटिव देख रही है और इसका कितना फायदा आने वाले समय में होगा? राखी, पहले तो मैं एक छोटी सी आपको है ना स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक राजा था, ठीक है, तो उसके पास कुछ बिजनेसमैन आए और बोले कि रोटी का दाम है ना, हम 5 रुपए से मतलब 1 रुपए से उसे 5 रुपए करने वाले हैं। तो राजा ने कहा नहीं, 5 रुपए नहीं, इसे 20 रुपए करो। वो गया, 20 रुपए कर दिया। आवाम ने हंगामा किया। उसके बाद सब कोई राज दरबार में आए, अपनी चीख को पुकार की और फिर वो 5 के जगह 10 रुपए में फिक्स हो गया। तो ये कुछ ऐसी ही है। मैं अपने सर्वोच्च न्यायालय पे बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, लेकिन ये कहानी बहुत कुछ कहती है।
कि आपने 3 लोगों की भी प्रावधान या 4 लोगों की सेंट्रल में प्रावधान किस बेसिस पे रखी? मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए जिसकी गवर्नेंस में कोई भी नॉन रिलीजियस एक्टिविटी पे उसके रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट। पहला बात। दूसरा बात, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया था तो बजाते हमारे कोर्ट के पैनल्स ने ये लिखा था कि हम अपने सद्भावना को देखते हुए ये चीजों को कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन फिर दूसरे कहीं पे भी नहीं की जाएगी। लेकिन क्या हुआ? आज आप देख सकते हैं कितने सारे मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में कि मंदिर हैं और ये है वो है, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहूंगी, बस मैं इतनी ब्रीफिंग करना चाहती हूँ कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है और उस पर हमारी पूरी ये है, लेकिन हर बार कॉम्प्रोमाइज के कंडीशन में मुस्लिम सोसाइटी। दूसरी बात मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी कि आप बात कर रहे थे, जो कि मैंने कई बार आपके डिबेट में भी कहा है कि जब बात होती है कलेक्टर के हाथ में देने की, तो पहले तो कलेक्टर के हाथ में, जो मेरे ग्रैंडफादर, बोथ ग्रैंडफादर कलेक्टर मैजिस्ट्रेट रहे और उनके पास ये सारी सिस्टम थी और बचाते 1-1 रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करते थे और दिखाते थे कि कोई भी इंसान वहां पे भूखा नहीं। लेकिन चाहे आप किसी भी स्टेट के कलेक्टर को ले लीजिए, भूखमरी से बच्चे मरते हैं, ये जिम्मेदारी एक कलेक्टर की होती है कि वो भूखमरी से बच्चे नहीं मरे। तो फिर जब वो अपनी ही राशि का, अपनी दी हुई गवर्नमेंट राशि का ठीक से उपयोग नहीं कर सकता, तो वो तो जजमेंटल हो ही नहीं सकता, उसका कोई प्रोविजन ही नहीं बनता कि वो जजमेंट ले सके। पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पे रख चाहूंगी कि हमेशा गवर्नमेंट बोलती है, जैसे अभी भी बीच में कोविड आया तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी एनजीओस को प्रेज किया, सोशल एक्टिविज्म को प्रेज किया कि देखिए ये लोग आगे बढ़े। इसी तरह से आज वक्फ बोर्ड को ये लोग एक बोल रहे हैं कि ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन हम आपकी सोसाइटी के लिए करेंगे, लेकिन हम करें क्यों? हम गवर्नमेंट के अधीन नहीं है क्या? हम टैक्सेशन भी नहीं कर रहे हैं क्या? हमारे मुल्क में रहने वाले जितने मुसलमान हैं वो अधिकार नहीं रखते हैं कि जिस तरह से एक दलित के लिए, एक मुसलमान ओबीसी के लिए, एक हिंदू के लिए प्रावधान होती है, उनके लिए फैसिलिटी होती है, उसी तरह से आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हमारे लिए करें। हमारे पास वक्फ है, वो हमारा एक्स्ट्रा है। जैसे आपके पास इतनी सारी टेम्पल्स हैं, उनकी इतनी सारी चंदे आती हैं, वो आपके पास एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा के जरिए, हाँ ये बात अच्छी है कि आप उस पे ओवरऑल एक लुक रखिए ताकि उसमें कोई करप्शन ना हो। नो डिनायल, दैट इज गुड, क्योंकि करप्शन चाहे मुस्लिम सोसाइटी हो, चाहे नॉन मुस्लिम सोसाइटी हो, चाहे टेम्पल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे क्रिश्चियन की संस्था हो, चाहे कोई भी संस्था हो, उसमें एक ओवरलुक गवर्नमेंट का होना चाहिए, खासतौर से जब उसकी प्रॉपर्टी यूज हो और प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन उसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप ये कहें कि हम मुसलमानों के लिए कुछ करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? पहले आपने हज की सब्सिडी नजर दी, हम लोग खुशी खुशी राजी हो गए, फिर और भी सारी चीजों में आपने कर लिया, अब आप इस पे भी आ रहे हैं कि यही फैसिलिटी के ऊपर से हम आपको एक प्रोविजन निकाल के देंगे कि आपके लिए हम ये करेंगे। तो आप खुद गवर्नमेंट, बीइंग गवर्नमेंट, आप हमारे लिए क्या करें? तो बहुत सारी सवाल है जिसके जवाब अभी बाकी रह गए हैं, और संतुष्ट तो ये है ना कि कॉम्प्रोमाइज एंड यू कैन से कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता है। वो राजा वाली जो मैंने कहानी सुनाई है, बस वही, और इसी पे हमें संतुष्ट करना होता है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो मेरे से कहीं ना कहीं सहमत होंगे, और नहीं होंगे तो मैं उसका और भी अच्छी तरह से जवाब दूंगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, सबके पॉइंट्स, मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी, ये विषय ऐसा है कि सबके जो सुझाव हैं, जो बात है, उनका स्वागत है, और सब उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो एक कंक्लूजन तो हम निकालेंगे ना, हम किसी कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट नहीं जाते, लेकिन उस पर डिस्कशन तो बनता है, क्योंकि छोटा सा मुद्दा नहीं है वक्फ बोर्ड का, बहुत लंबे समय से ये चीजें चली आ रही हैं। अजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र जी कुछ कहना ही चाह रहे हैं, तो मैं पहले आ रही हूँ बहुत जल्दी से। हाँ जितेंद्र जी, अपनी बात भी रखिएगा, और सबसे बड़ी बात है कि एक आपकी भी छोटी सी प्रतिक्रिया, वक्फ बोर्ड आया, कानून हुआ, संशोधन हुआ, और अब चीजें आई फिर से।
पहली चीज तो धन्यवाद आपको। मैं कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु के गांव में 1500 वर्ष पुराना जो गांव है, उस गांव को वक्त अपनी संपत्ति मानता है। 1500 साल पहले तो वक्त था ही नहीं, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, शाह बानो प्रकरण जो हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसको यही कांग्रेस सरकार जो आज कानून की बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रही है, इन्हीं ने ही संसद में कानून ला के बदला। ये वही कांग्रेस है। तीसरा प्रश्न मैं बात करता हूं, संशोधन तो पहले भी वक्फ बोर्ड में 2 बार हो चुके हैं, इससे पहले भी संशोधन हो चुके हैं। और हमारे कांग्रेस बंधु बोल रहे थे हिंदू बोर्ड, कहां है हिंदू बोर्ड? किस सरकार ने बनाया हिंदू बोर्ड? मंदिरों के बोर्ड है, और मंदिरों के बोर्डों पर सरकार का अधिकार है। सारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, उनका पैसा पूरा सरकार के पास जाता है, और सरकार सबके लिए खर्च करती है, सबका साथ सबका विकास के लिए खर्च करती है, किस केवल हिंदू के लिए खर्च नहीं करती। हिंदू अपनी धार्मिक आस्था के लिए उस पैसे को देता है, चाहे श्राइन बोर्ड में दे, चाहे तिरुपति बालाजी में दे, लेकिन वो पैसा पूरा सरकारों के पास देता है, और सरकार उस पैसे को सबके लिए खर्च कर रही है, सबके लिए, अकेले हिंदू के लिए खर्च नहीं कर रही है। एक चीज। दूसरी चीज जो बात कर रहे थे, मंदिरों की समिति की बात कर रहे थे, बड़े बड़े ट्रस्ट के जो अध्यक्ष रहते हैं या जो उसके संचालक रहते हैं, कलेक्टर और प्रशासक रहता है। वो प्रशासक हिंदू हो या मुस्लिम, जो उस पद पे रहता है, एसडीएम हो या कलेक्टर हो, वही उसका वो अधिग्रहण वो करता रहता है, उसका उसमें कोई संशोधन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो संशोधन मूल विषय है कि उस वक्फ बोर्ड के जो कानून को हटाने की किसी ने भी कभी बात नहीं करी, ना किसी हिंदू ने करी, ना सरकार ने करी, जहां तक मैं समझता हूं। उनका सीधे सीधा मंशा था कि जो उस कानून के अंदर जो धोखे हो रहे हैं, वो धोखे अकेले हिंदुओं के साथ नहीं हो रहे, बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हिंदुओं के। हिंदुओं को जमीन पर जबरदस्ती बोर्ड गाड़ दिया जाता है और सीधा कह दिया जाता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, अब आप केस लड़ते रहो। और वक्त जब तक उस पर आपको आदेश नहीं देगा, कानून का उत्तर नहीं देगा, आपको कोई निर्णय नहीं देगा, तब तक आप आगे जा भी नहीं सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना दूर की बात है, वो जब तक आपको टालता रहेगा तब तक आपको टलना पड़ेगा। तो इस प्रकार के विषय बहुत सारे केस हैं। भोपाल के अंदर जो ट्रिब्यूनल, उसके अंदर कई से केस हैं, जिसमें ऐसा नहीं हिंदू नहीं, मुस्लिम वर्सेस केस है। मुस्लिमों की जमीनों पर लोगों ने अपने योजना करके अपने बोर्ड काट दिए और कह दिया लाओ, और बाद में सेटल कर लिया, पैसे देके सेटल कर लिया बाहर के बाहर। तो ये जो कानून में जो बदलाव आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी कर रहा है, सरकार उस पर रिजल्ट बनाएगी, सरकार भी बताएंगे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अच्छा करना चाहती है, वो अच्छा कर रही है और अच्छा होगा भी, क्योंकि सरकार की मंशा कभी भी संविधान से ऊपर नहीं, संविधान का ही रक्षा करना चाहती है। और संविधान सबके लिए बात करता है, सबका साथ सबका। आज जितनी भी योजना है वो क्या मुस्लिमों के लिए नहीं है क्या? मैं गारंटी देता हूं, जितनी लाडली बहना है ना, उसका अगर सर्वे की सूची निकाल लेना, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बहनें निकलेंगी, चाहे वोट दे चाहे नहीं दे। गारंटी दे रहा हूं, आप सूची निकलवा लेना आप। तो इस प्रकार का विषय नहीं है, लेकिन बात है कि हिंदू की बात नहीं होती है। हिंदू मंदिरों पर ट्रस्टों की और हिंदू बोर्ड की जो बात कर रहे हैं, इसने कांग्रेस सरकार ने उल्टा लगा रखा है, कानून बना रखा है जो इसके कारण हिंदू अपना बोर्ड ही नहीं बना सकता, हिंदू अपनी शिक्षा नहीं दे सकता। लेकिन मुस्लिम शिक्षा दे रहा है धार्मिक, हिंदू की धार्मिक शिक्षा कहां मिल रही है? कौन दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विषय, लेकिन कानून सरकार की संबंध बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है, तो कहीं ना कहीं सुझाव है और सरकार मिलकर सुझाव के साथ काम कर रही है। इसलिए सरकार भी उस नाते काम करेगी और समाज भी उस नाते देख रहा है, और समाज भी सब निर्णयों को वॉच कर रहा है और आगे भी उसी नाते अपनी भूमिकाएं तय करेगा। चलिए, मैं वापस आऊंगी। अजय जी की एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद सोमवीर जी और जकिया जी ने भी समय मांगा है, वापस से आऊंगी मैं बहुत जल्दी से। अजय जी, एक जो आरोप सरकार की तरफ आया वो ये आया कि पिछली बार आप लोग जो चीजें लाए थे या जो चीजें की जा रही थी इसमें संशोधन के बाद में, उसको आज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस किया है, उनने उन चीजों में बदलाव किया है, और इसीलिए शायद जो मंशा थी पार्टी की वो मुस्लिम हित में नहीं थी, इसलिए ये चीजें आई थी, क्योंकि जो पॉइंट्स रखे गए उन्हें समझना पड़ेगा। तो क्या ऐसा ही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो चीजें रखी हैं उसे पार्टी कैसे ले रही है? हाँ, समय आ गई जी, आऊंगी, एक सेकेंड। अजय जी की प्रतिक्रिया आ जाए। से बात कर रहे हैं उन्होंने। अजय जी म्यूट हैं, अनम्यूट करिएगा। मेरी आवाज आ रही है राकेश जी आपको? हाँ हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो सबके ऊपर मान्य है, आप पार्टी हो, सरकार हो या अदर लोग हो, सबके ऊपर मान्य है।
बट एक चीज है कि आपके पैनल में बैठे हुए लोग ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप इस पैनल में बैठे हुए लोग इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 प्रावधान थे उसमें से एक प्रावधान पे रोक लगाया है, 10 के 10 प्रावधान एज इट इज रखा है। तो जो सुधारों की प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो मसला था बब बाई यूजर का मामला तो सेम है कि आपके पास कागज नहीं रहेंगे। जैसा अभी एक बंधु बोल रहे थे कि 1500 साल पुराने गांव को आप बता देंगे कि वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह है। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उसके पहले की चीजों को आप क्लेम करने लगते हैं। आप लाल किला को बोलते हैं हमारा है, आप हाई कोर्ट को बोलते हैं, आप राष्ट्रपति के बंगले को बोलते हैं हमारा है, आप संसद भवन जो नई बनी है उसको आप क्लेम करते हैं कि हमारा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है सरकार उसको समझेगी, उस पर सरकार को अब उस पर बड़ी बेंच में जाना है नहीं जाना है ये सरकार का फैसला है। सरकार उस पर अपना जब पूरा आ जाएगा, अभी पूरा सब कुछ अपलोड नहीं हुआ है, अगर हुआ होगा भी तो मैं उसको पढ़ नहीं पाया हूं, उस पर बहुत ज्यादा मैं बोलने की स्थिति में हूं। लेकिन राखी जी एक चीज तो है, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इस जब जाते जाते 2014 में कांग्रेस ने ये आकलन कर लिया था कि आने वाले 40-50 सालों तक हमारी सरकारें यहां नहीं आ सकती है। अब भारत में हम दोबारा हम ऐसी स्थिति कर दी है कि रिटर्न नहीं आ सकते। कांग्रेस को ये विश्वास हो गया था, तो एक वोट बैंक को साधने के लिए उन्होंने इस देश के साथ विश्वासघात किया। 130 लैंड दिल्ली की उन्होंने एक दिन में नोटिफिकेशन करके और वक्फ बोर्ड को दे दिया। तो ये वक्फ बोर्ड जो है एक तरह से स्वतः इतना ज्यादा उसके पास ताकत हो गई थी कि वो जो चाहता था वो करता था। अब आज वो शेर, वक्फ बोर्ड नाम का शेर तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके दांत निकाल दिए, उसके पंजे निकाल दिए, उसके नाखून खींच दिए, सब कुछ। अब आपके पास अगर बिना आप किसी को अजय पाठक की जगह या राखी जी के मकान में 4 दिन आप वहां रह लिए और वहां पे एक बार आपने नमाज पढ़ दी और कह दिया कि ये जगह मैंने वक्फ बोर्ड को दान कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब ऐसा नहीं कर सकते आप। अब ये करने के लिए आपको पहले उसका टाइटल क्लियर करना पड़ेगा। टाइटल किस तरह से क्लियर करना पड़ेगा कि ये हमारी जगह है, आप अपनी जगह को दान कर सकते हैं, ना कि अजय पाठक की या इस देश की संसद को दान कर दीजिए, ये संसद हमारी है। अभी आपने देखा कि एक मौलाना साहब बोल रहे थे जब कुंभ लगा था कि कुंभ की जगह पूरी वक्फ की जगह है जहां कुंभ लगा था। तो इस तरह की चीजों पर रोक लगेगी। निश्चित तौर पे सरकार की मंशा उन गरीब और मासूम मुसलमानों के लिए जो पिछड़े वर्ग का मुसलमान है, इनके पास जो 8 लाख एकड़ जगह है, मतलब 5 पाकिस्तान के बराबर की जो जगह है, उसको 200 माफिया, मैं राखी जी बार बार यूज करता हूं, कांग्रेस के पाले हुए 200 माफिया उस पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और वही उसका फायदा उठाते हैं। इस देश के किसी आम मुसलमान को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। हमारी सरकार अब उस पे हॉस्पिटल बनाएगी, उस पे स्कूल बनाएगी, उस पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएगी, और जो गरीब से गरीब मुसलमान है, मुसलमान का बच्चा है, वहां एजुकेशन लेगा, समाज स्वस्थ बनेगा। समाज में जो ये 200 मुसलमान का 200 माफिया जो वक्फ बोर्ड में पाल रखे थे कांग्रेस ने, वो माफिया राज पूरी तरह से समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पे कोई रोक नहीं लगाई। हमारी जो सबसे बड़ी सरकार के बिल में जो सबसे बड़ी चीज थी वो वक्फ बाय यूजर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने उन 10 प्राविधानों को जस का तस रहने दिया। ठीक है अजय जी, मुझे लगता है कुछ ऐसा
आप सबके सुझाव, सबकी बातों का वेलकम है, लेकिन बहुत देर से क्योंकि हम इस चर्चा में हैं और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ वो भी सारी चीजें आई हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट हो, लेकिन तनुज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, तनुज जी चले गए हैं, वो और क्लियर करते, क्योंकि उन्होंने भी इन सारी चीजों को बोला था कि 3 ऐसे प्रावधान थे जिन पर बिल्कुल एक पेच भी फंसा है, एक बदलाव जैसा भी है, और यही सबसे बड़ी चीजें मानी जा रही थी इन 3 चीजों में। एक तो जो क्राइटेरिया तय किया गया है कि कितने गैर मुस्लिम हो सकते हैं, दूसरा कलेक्टर राज की जो बात हो रही थी, एक वो वाला पॉइंट भी आया ही है। तीसरा, अब यदि आप वक्फ की किसी चीज की बात करते हैं तो 5 साल के लिए मुस्लिम होना चाहिए आपको। तो ये 2-3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण थे, और उसके बाद लेकिन ऐसा लग रहा है किसी को कि नहीं, सिर्फ कुछ एक चीजों पर बात हुई है। तो ठीक है, बहुत सारे मेहमान भी कुछ और फिर से कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आ जाए। ठीक है अजय जी, मैं वापस आऊंगी क्योंकि तनुज जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, समय मांगा था। सोमवीर जी पहले आप बोलिए। धन्यवाद। ये अजय पाठक जी ने जिस तरह से मतलब कि भ्रमित करने का प्रयास किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फर्मली इन 3 चीजों पर रोक लगाई है कि भाई ये कलेक्टर राज पे और बोर्ड का सीईओ मुस्लिम सदस्य होगा, और 5 साल से जो मुस्लिम होने का जो मतलब प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने वाली बात थी उस पर फर्मली रोक लगाई है। अब ये हालांकि मतलब कि अपनी फजीयत होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पीठ थपथपा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में। मैं जितेंद्र चौहान जी एक चीज कह रहे थे कि तिरुपति मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उनमें मेरा यही आपसे प्रश्न था कि तिरुपति मंदिर बोर्ड हो या वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड हो, उस बोर्ड में 20 सदस्य हो, क्या उन 20 में से 14 सदस्य आप गैर मुस्लिम रख सकते हैं? क्या नहीं रखे जा सकते? क्योंकि अब इन्होंने जो बोर्ड का सीईओ था उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बोर्ड का सीईओ मुस्लिम सदस्य होना जरूरी है, और मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी जो कानून लाई थी इसके मुताबिक पहले राज्य में वक्फ का जो बोर्ड था उसमें 11 सदस्य थे, इनके कानून के मुताबिक हिंदू मतलब कि गैर मुस्लिम 7 बन सकते थे उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें बोला है सिर्फ 3 ही बनेंगे। मतलब मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप बहुमत हिंदुओं का रखेंगे, या फिर मतलब कि आज देश में किसी भी हिंदुओं के बोर्ड में मुस्लिमों का बहुमत हो सकता है, आप स्वीकार करेंगे इसे? कोई भी नहीं करेगा। और जो इन्होंने सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कानून बनाया था केंद्र सरकार भाजपा ने कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 22 सदस्य हैं, उनमें से इनके कानून के हिसाब से 12 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 12 नहीं सिर्फ 4 हो सकते हैं। वो मेरी बात थी, मेरी ये बात नहीं थी। और ये ले आते हैं कि भाई 1500 साल पहले इतनी जमीन उतनी जमीन। आप मुझे बता दीजिए, आज जो एक अघोषित वक्फ बोर्ड गौतम अडानी बना हुआ है उसको कल भारतीय जनता पार्टी की बिहार सरकार ने भागलपुर में 1018 एकड़ जमीन 1 रुपए की लीज पर 30 सालों के लिए दे दी, यानी कि 30 रुपए में उसे 30 सालों के लिए 1018 एकड़ जमीन मिल गई है। ऐसे मेरी बात पूरी होने दीजिए। अजय जी प्लीज देखिए, मैं समय दे रही हूँ, एक एक करके बोलेंगे तो पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे प्लीज। नहीं अजय जी प्लीज, वो बीच में नहीं बोले थे। 1 मिनट मैं समय दूंगी ना सर, और भी लोगों ने समय मांगा है। देखिए ये एक ऐसा विषय है, इस पर इतना झगड़ा मत करिए, ये ऐसा विषय है, एक एक करके बोलेंगे तो ही पॉइंट क्लियर होगा। देखिए वो देखिए मैं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, संयम रखिए। आपकी बात शांति से सुनी गई, आपने गलत बोला सही बोला, आपकी बात पूरी होने दी गई, तो आपको भी इतना संयम रखना चाहिए कि सामने वाले की बात आप सुने। जब किसी के पास तर्क नहीं होता है तो चिल्लाना उसका हथियार बन जाता है, ये मैंने सुना है। तो आप ऐसे करके बच नहीं सकते। ये कल का 40,000 क्या एकड़ क्या 1 रुपए की लीज पे दी है, 1 रुपए की लीज पे, मात्र 1 रुपए सालाना लीज पे, 30 साल में 30 रुपए पर आप 1018 एकड़ दे सकते हैं। मतलब कि राखी जी आपको मिल जाएगी क्या इतनी जमीन? सरकार दे देगी लीज पे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो ये जितेंद्र चौहान जी जो मेरे मित्र हैं, ये इस अघोषित वक्फ गौतम अडानी पे बात क्यों नहीं करते हैं? मतलब इन्होंने चुन चुनकर कौन सा मुद्दा मुसलमानों को रोकने का है, मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनने का है, मुसलमानों को मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं, मुसलमानों के ऊपर दमन करने का मुद्दा है। आप उन मुद्दों को चुन चुन कर निकाल कर लाते हैं, लेकिन अघोषित वक्फ गौतम अडानी पर आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, वही बात है कि सारी खुदाई एक तरफ, गौतम भाई एक तरफ।
ठीक है सोमवीर जी, चलिए आपकी बात पूरी हुई। हाँ अजय जी एक सेकंड, जितेंद्र जी समय मांग रहे थे, एक सेकंड आ रही हूँ, इसके बाद बोलिएगा। हाँ बोलिए जितेंद्र जी, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करिए सर। छोटा सा जवाब, चलिए जवाब दे लीजिए, चलिए पहले आप बोल लीजिए। का जवाब देता हूँ। बोलिए बोलिए, ठीक है अजय जी चलिए बोलिए। राखी जी, राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, नेहरू ट्रस्ट मिला करके 3 लाख एकड़ जगह इन्होंने इस देश में लिया है। 3 लाख एकड़ पूरे देश भर में। उसमें कितना ये देते हैं पैसे, सरकार को कितने पैसे देते हैं इनसे पूछिए। इन्होंने अमेठी और रायबरेली के अंदर किसानों की जमीनें 1-1 रुपए में 5-5 लाख एकड़ खरीद ले ली, 5-5, और आज तक उनको 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ। जितनी इन्होंने फैक्ट्रियां बैठाई वहां पे सारी फैक्ट्रियां बंद करके राजीव गांधी ट्रस्ट में इन्होंने ले लिया। और वहां तो गौतम अडानी जो जगह लिए है वहां पावर प्लांट बैठेगा, उसमें हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। आपकी सरकार जब जब राजस्थान में थी तो 40 लाख एकड़ जगह इसी गौतम अडानी को दी थी, तो कितनी जगह लिखाए थे अशोक गहलोत और अजय जी एक सेकंड, मैं सबकी बातों पर आऊंगी, बट एक सेकंड रुकिए, पहले सबको सुन ले, सब लोग कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ठीक है जितेंद्र जी, होगी। ठीक है अजय जी रुकिए सर प्लीज एक सेकंड। हाँ अजय, जितेंद्र जी बोलिए। जी, ये कांग्रेस के साथी बोल रहे थे कि वो 1500 वर्ष पुराने पहुंच जाते। 1500 वर्ष नहीं, मैं बोल रहा हूँ तमिलनाडु का जो गांव है वो 1500 साल पुराना मंदिर है। उस मंदिर को वहां के जो वक्फ बोर्ड ने कहा कि वो हमारा है, वो वक्फ बोर्ड के अधीन आता है। सोचिए आप, 1500 साल पुराने मंदिर को जब वो अपने वक्फ बोर्ड करी, जबकि वक्फ बोर्ड बना नहीं। वक्फ बोर्ड कब बना? 1954 में कानून बना स्वतंत्र भारत के अंदर, उसको वो अपने अधीन मान, जबकि उस समय वक्फ बोर्ड था ही नहीं। कहां से आ गया वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड कितने देशों में है बताइए आप ना, मैं पूछना चाहता हूं। वक्फ बोर्ड भारत के अलावा कितने देशों में है? ये बड़े प्रश्न है मुस्लिम स्कॉलर से। ठीक है जितेंद्र जी हुआ, चलिए 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। समिया गाई जी, हाँ समिया गाई जी आपने भी समय मांगा था, बोलिए सर। जी मैं सबसे पहले तो जितेंद्र जी को ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी हिंदू मंदिरों की बात कर रहे थे, तो मेरा प्रश्न जितेंद्र जी से यह है कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कितने मुस्लिम मेंबरों को आप सदस्य बनाएंगे? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? दूसरी बात, अभी अजय पाठक जी कह रहे थे कि वहां पर हॉस्पिटल बनेंगे, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, वक्फ बोर्ड की जगह ली जाएगी। तो मैं अजय पाठक जी से ये आज आपके माध्यम से इंश्योर करना चाहता हूं, क्या अजय पाठक जी इस बात को इंश्योर कर पाएंगे कि वक्फ की जो जगह सरकार लेगी और उस पर जो भी हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज या और भी जो काम करेगी, तो क्या वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होंगे या सबके लिए होंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की और 2014 के बाद से सबसे पहला अगर कहीं मुस्लिम के हितों पर कुठाराघात किया था तो वो वक्फ सब्सिडी पर किया गया था। और वक्फ सब्सिडी में ये कहा गया था कि इस वक्फ सब्सिडी को खत्म करके हम मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए इसको पैसे को खर्च करेंगे। आज तक कितनी लड़कियों को उसमें शिक्षा प्राप्त हो गई, क्या बताने का काम करेंगे अजय जी? दूसरी बात, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि साहब लोक कल्याणकारी योजना है, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए ही तो मुस्लिम जो है अपनी जमीन को वक्फ करता है, ताकि गरीब मिस्कीन, गरीब कमजोर वर्ग के लोगों को उससे सहायता मिले। आप उस वक्फ की यूज को आप क्या समझ रहे हैं? वक्फ अगर कोई भी अपनी व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर करता है तो वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो जाती है, और अल्लाह की प्रॉपर्टी सार्वजनिक हितों के लिए होती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। मैं चैलेंज करता हूं अजय पाठक जी को कि वो 200 नाम जो बार बार कह रहे हैं, 200 माफिया, एक 200 लोगों की क्या 20 लोगों की लिस्ट बना के दिखाएं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल तो सिर्फ जो है धीरूभाई अंबानी के बेटे को जो बिल्डिंग एंटरलिया बना ली बॉम्बे में, उसको बचाने के लिए सब काम हुआ था, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये सब काम हुआ। हमारे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने जेपीसी की मीटिंग में जब इस पर सारे क्वेश्चन उठाए तो जगदम्बिका पाल जी ने उनको सबको साइडलाइन कर अपनी हर दंड दिखाते हुए उनको खारिज कर दिया। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अंतरिम आदेश दिया है हम उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हम अब अभी भी संतुष्ट नहीं है। हम संतुष्ट नहीं होंगे जब इसका पूरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये आईने दिखाने का काम करेगा कि आप कहते क्या है और करते क्या है। सरकार की जो मंशा थी वो आज पूरी नहीं हुई, और भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस का ये ढिंढोरा पीटना बंद करें।
सबसे बड़ी सवाल यह है कि आज हिंदुस्तान की आजादी के बाद से अब तक मुसलमानों की जो दुर्दशा है उसके लिए क्या हुआ? 70 कमीशन बना, ठीक है, समय आ गई जी। कमीशन बना, लेकिन आज तक मुस्लिमों की हालत नहीं सुधरी। हाँ, समय आ गई जी। एक सेकंड। हाँ जकिया जी बोलिए। बात करिए ना। हाँ बोलिए जकिया जी, बोलिए। मैं काफी देर से इंतजार कर रही थी। मैं उम्मीद कर रही थी कि सोमवीर जी के बाद मेरा चांस आएगा, लेकिन आपने बोला था। एनीवे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी सवाल किया गया कि वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड कहीं और है, दुनिया के हर कोने में वक्फ है, हर तरह में। और जकिया जी आवाज नहीं आ रही है, कुछ नेटवर्क इशू हुआ शायद। सुन पा रही है मुझे? चलिए, समय की सीमा है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, तो वक्फ कानून पर कब थमेगा ये विवाद, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल जैसा है। एक पूरी तरीके से फैसला कब आएगा, ये भी एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर बिल्कुल रखी जा रही है इन उम्मीदों से कि एक फाइनल डिसीजन जो होगा वो किस तरीके से होगा। तो ये चीजें देखिए ऐसे चलती ही रहेंगी। जकिया जी सुन पा रही है? हाँ प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिए। हाँ बोलिए। क्योंकि मैं बहुत राशि जी मैं चलिए, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। राखी जी मेरी आवाज आ रही है? मेरा राखी जी मैं जवाब देना चाहता हूँ। राखी जी मेरी आवाज आ रही है? पहले आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है तो सबको एक साथ समय चाहिए, कैसे संभव होगा? यहाँ समय भी हो गया है। जकिया जी प्लीज कंप्लीट करिए। हमने अवसर मांगा था। मैं बस यही कह रही हूँ कि वहाँ पे दुनिया में हर कोने में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के नुमाइंदगी की जाती है, और वक्फ बोर्ड हर जगह है, चाहे वो साउथ एशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएस हो, हर जगह मुस्लिम खुद वहाँ पे मॉनिटरिंग करते हैं। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी बात किया गया कि वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर को पहले अच्छी तरह से समझिए कि उसमें कहा गया है कि भाई 5 साल से ऊपर के जो है वो अगर इस तरह की चीजें रख रहे हैं तो उनको, और जो यूज में है ऑलरेडी यूज में चल रहा है, तो वो यूज में अगर वो लीगल केस में है इन्वॉल्वमेंट, तो उसका लीगल अभी प्रोसेस चलेगा, उसको जब तक साबित नहीं कर दिया जाए। लेकिन ये डिनायल नहीं हुआ है कि वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो यहाँ पे कंप्लेन किया जा रहा है कि 1500 साल पहले की, मुझे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जामिया के राखी जी मुझे जवाब देने दीजिए इनका। प्रॉपर्टी पे जामिया का रोड बना हुआ है, वो गवर्नमेंट रोड हो गया, सेंट्रल से मॉनिटरिंग हो रही है। जकिया जी चलिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। हाँ अजय जी, हाँ चलिए सोमवीर जी 10 सेकंड में ही कंप्लीट करिएगा सर प्लीज। जी थोड़ी देर पहले अजय पाठक जी कह रहे थे कि राजीव गांधी ट्रस्ट की इतनी जमीन है, उतनी जमीन है। मैं तो इनसे कहना चाहता हूं, हमारे तो मतलब कि महान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना आनंद भवन तक देश के नाम कर दिया था। आपकी तरह हमने 5 स्टार होटलों जैसे दफ्तर नहीं खुलवाए जिले जिले में जाकर। तो आप क्या तुलना कर रहे हैं? विषय कुछ और चल रहा है। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। देखिए ये जो बब बाई यूजर की बात कर रही थी अभी जकिया जी, उसमें सबसे पहले आपको कागज दिखाना पड़ेगा। आप किसी को सिर्फ ये बोल करके बब की जगह, हमारी जगह को दान नहीं कर सकती। उसमें टाइटल क्लियर करना पड़ेगा कि ये आपकी जगह है। आज तक ऐसे 9 लाख मामले चल रहे इस देश में, बब के 9 लाख मामले, जिसमें आपने किसी की भी जगह को बिना टाइटल क्लियर किए आपने दान कर दी। अब ये मामला ऐसा नहीं होगा, उसको कागज दिखाना पड़ेगा। आपको कागज नहीं दिखाएंगे तो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर बीच में आप बोलने लगी। चलिए 1 मिनट रुकिए, ठीक है चलिए देखिए, आने दीजिए चीजों को। जो 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आपके पास बदलाव की कोशिश की गई है या उन प्रावधानों पर रोक है, उसके बाद कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितनी चीजें आएंगी, वो हम आएंगे हमारे सामने। फिलहाल समय बहुत हो गया।
समय बहुत हो गया है सर, वापस नहीं आ पाऊंगी। प्लीज, समय मैंने सभी को वैसे भी 2-2, 3-3 बार दिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बातें बहुत हैं क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है, लेकिन जिन प्रावधानों पर रोक लगाई गई है उस पर आगे कितना बदलाव होगा जब ये इंप्लीमेंट होंगे। तो बहुत सारे सबके अलग अलग सुझाव हैं, लेकिन असल में ये एक बड़ा विषय है और इस पर कितना अपडेट और होता है वो आने वाले समय में हम देखेंगे। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।